अगर किसी से पूछा जाए कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव की जिंदगी कैसी होती है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद वही रात का अंधेरा, एक लंबा ट्रेंच कोट और हाथ में कैमरा लिए किसी मिस्टीरियस इंसान की इमेज। हाँ, बिल्कुल। और किसी बड़ी गाड़ी का पीछा करना। फिल्मों ने और वेब सीरीज ने इस प्रोफेशन को एक ऐसी चकाचौंध दे दी है कि लगता हर दिन बस एक नया एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। वही तो। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इस फिल्मी पर्दे को हटाने वाले हैं। हमारे पास एक ऐसी सोर्स मटेरियल है जो इस प्रोफेशन की एकदम जमीनी हकीकत को सामने रखती है। और इस सॉस मटेरियल का नाम है डिटेक्टिव देव फाइल्स। ये एक 15 मिनट का बेहद डिटेल्ड और सिनेमैटिक स्क्रिप्ट है। सही कहा। इस चर्चा का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम ये समझना चाहते हैं कि भारत में एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनने की असलियत आखिर है क्या। क्योंकि देखा जाए तो रोजाना फ्रॉड, मिसिंग पर्सन्स और कॉर्पोरेट एस्पियोनाज के हजारों केसेस आते हैं। और इंटरनेट पर लोग लगातार सर्च करते रहते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव कैसे बने। लेकिन इस स्क्रिप्ट से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि हर कोई डिटेक्टिव नहीं बन सकता, और जो बन जाता है उसकी जिंदगी किसी मूवी से बहुत अलग होती है। बहुत अलग। और इस सोर्स मटेरियल की सबसे मजबूत कड़ी यही है कि ये किसी ग्लैमर पे फोकस नहीं करती। ये सीधे उस ग्राइंड, उस मेहनत और उस कानूनी दलदल की बात करती है जिसमें एक डिटेक्टिव को हर रोज चलना पड़ता है। एकदम सही। इसमें डिटेक्टिव देव का 15 साल के सफर का जिक्र है, और सबसे खास बात जो उभर कर आती है वो ये है कि एक डिटेक्टिव का असली काम सिर्फ सच ढूंढना नहीं होता। एग्जैक्टली सच तो कोई भी ढूंढ सकता है, लेकिन उस सच को सही और कानूनी तरीके से ढूंढना ताकि वो कोर्ट में टिक सके, ये असल चुनौती है। अगर किसी ने सच ढूंढने के लिए कानून तोड़ा है तो वो सच कानून की नजर में जीरो हो जाता है। ये पॉइंट मुझे स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है। चलिए, देव के इस 15 साल के सफर को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। जब कोई नया इंसान इस फील्ड में आता है तो उसे लगता है कि पहले ही दिन उसके हाथ में कोई बड़ी मर्डर मिस्ट्री आ जाएगी। हाँ, या कोई बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड। लेकिन देव की कहानी बताती है कि उसने शुरुआती 3 साल सिर्फ और सिर्फ फील्ड ऑब्जर्वेशन, शैडोइंग और डॉक्यूमेंटेशन में निकाल दिया। और आसान भाषा में समझें तो शैडोइंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है मई की छिलछिलाती धूप में एक बिना एसी वाली गाड़ी में लगातार 12 घंटे तक बिना हिले बैठे रहना, सिर्फ इसलिए ताकि एक शख्स उस बिल्डिंग से बाहर निकले और उसकी एक फोटो ली जा सके। ये फिजिकल थकान से ज्यादा मेंटल पेशेंस का टेस्ट है। और उस पेशेंस के टेस्ट के बाद जो अगले 5 साल थे वो और भी ज्यादा दिलचस्प थे। वो साल देव ने कानूनी फ्रेमवर्क और क्रिमिनल प्रोसीजर को समझने में लगाए। उसने लगातार कोर्ट रूम्स में बैठकर ऑब्जर्व किया। मैं समझती हूँ कि उसने वहाँ देखा होगा कि कैसे एक बहुत ही शातिर तरीके से सॉल्व किया गया केस कोर्ट में खारिज हो जाता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे इकट्ठा करने का तरीका थोड़ा सा गलत था। एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती और महीनों की मेहनत कचरे के डब्बे में। यही वो वक्त था जब उसने समझा कि ग्राउंड पर भागने से ज्यादा जरूरी दिमाग का एनालिटिकल होना है। और जब दिमाग के एनालिटिकल होने की बात आती है तो स्क्रिप्ट एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड डिटेल रिवील करती है, देव का बैकग्राउंड। हाँ, ये बहुत हैरान करने वाला था। देव कोई आम ग्रेजुएट नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी का पढ़ा हुआ था। अब पहली बार सुनने में लगता है कि एक आईआईटी एंड डिटेक्टिव क्यों बनेगा। वो तो किसी टॉप टेक कंपनी में कोड लिख सकता था, आराम से लाखों का पैकेज ले सकता था। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में सोचें तो आईआईटी एक स्टूडेंट को सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं देता, वो एक आईआईटी माइंडसेट देता है। ये बहुत सही शब्द है, आईआईटी माइंडसेट। ये माइंडसेट स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, डीप एनालिटिकल ब्रेकडाउन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट एस्पियोनाज का केस है जहां कंपनी का डेटा चोरी हो रहा है। एक आम इंसान शायद ईमेल्स पढ़ेगा या लोगों से पूछताछ करेगा, लेकिन एक आईआईटी ट्रेन्ड दिमाग उस पूरे कंपनी के डेटा फ्लो को एक सर्किट बोर्ड की तरह देखेगा। बिल्कुल, वो नोट्स बनाएगा, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करेगा और डेटा में आने वाले छोटे से छोटे एनॉमली या गड़बड़ी को पकड़ लेगा। यही वो लॉजिक है जो एक आम इन्वेस्टिगेटर और एक एक्सेप्शनल डिटेक्टिव के बीच फर्क पैदा करता है। क्राइम अब उतना सीधा नहीं रहा जहां किसी ने पैसे चुराए और भाग गया। आज के क्राइम्स बहुत मल्टी लेयर्ड होते हैं। उन्हें सॉल्व करने के लिए डेटा को लॉजिकली तोड़ना जरूरी है
और फिर उस एविडेंस को एक ऐसी कड़ी में जोड़ना होता है जो किसी मैथमेटिकल प्रूफ की तरह सॉलिड हो। और देव अपने इसी आईआईटी बैकग्राउंड की वजह से चीजों को इमोशन से नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक के लेंस से देखता था। लेकिन लॉजिक और डेटा चाहे कितने भी स्ट्रांग हो, वो एक ऐसी दीवार से टकराते हैं जो पिछले कुछ वक्त में भारत में पूरी तरह से बदल चुकी है। हाँ, अब हम नए लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे हम सालों से सुनते आए हैं, वो अब रिप्लेस हो चुका है। ये इस प्रोफेशन के लिए किसी भूकंप से कम नहीं है। इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं। देखिए, कानून दो तरह के होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, जो बताता है कि क्राइम आखिर है क्या, जैसे चोरी क्या है, फ्रॉड क्या है। हाँ, इसके लिए अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू है। और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ, जो बताता है कि इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अरेस्ट कैसे होगा। ये अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत आता है। अगर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव इस नए सिस्टम को नहीं समझेगा तो वो अंधेरे में तीर चला रहा है। और इन दोनों के साथ एक तीसरा और सबसे बड़ा कानून जुड़ता है, जो एक डिटेक्टिव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। ये एविडेंस या सबूत का कानून है ना? जी जाने, ये एविडेंस का कानून है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डिटेक्टिव ने एक फ्रॉड का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पूरा सच उस वीडियो में कैद है। लेकिन अगर उस वीडियो को इकट्ठा करते वक्त बीएसए के नए फॉर्मेट्स, नए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रूल्स और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, तो जज उस वीडियो को देखेगा भी नहीं। कोर्ट में वो वीडियो एविडेंस नहीं बल्कि एक बेकार डिजिटल फाइल माना जाएगा। मतलब ये एक पूरा लीगल माइनफील्ड है। यहाँ कदम कदम पर बारूद बिछाया है और एक गलत कदम का मतलब है पूरा केस हवा में उड़ जाना। बिल्कुल। और ये लीगल माइनफील्ड और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम साइबर इंटेलिजेंस की बात करते हैं। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही शॉकिंग फैक्ट दिया गया है कि आजकल 70% केसेस में कोई ना कोई डिजिटल एलिमेंट जरूर होता है। 70%? ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर इतने ज्यादा केसेस डिजिटल हैं जहां फोन, लैपटॉप या इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर एक इंसान को 15 साल ट्रेडिशनल डिटेक्टिव बनने में क्यों लगाने चाहिए? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है। कोई भी क्लाइंट किसी 22 साल के स्मार्ट एथिकल हैकर को हायर करके किसी का फोन क्यों नहीं हैक करवा लेता? काम तो वहां भी निकल जाएगा ना। ये सवाल बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है इस प्रोफेशन का। फोन हैक करना, किसी का पासवर्ड चुरा लेना या किसी सर्वर में इलीगली घुसना पूरी तरह से जुर्म है। हाँ, कानूनन हालत है। अगर किसी क्लाइंट ने हैकर से डेटा निकलवा भी लिया, तो वो उस डेटा को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता। जैसे ही वो कोर्ट में जाएगा, जज सबसे पहले पूछेगा कि ये डेटा कहाँ से आया। और उसके बाद हैकर और क्लाइंट दोनों की अरेस्ट हो सकती है। एग्जैक्टली, दोनों अरेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए देव का तरीका अलग था। वो लीगल डिजिटल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता था। तो इस लीगल डिजिटल इंटेलिजेंस को थोड़ा डिटेल में खोलते हैं। इसमें एक टर्म आता है OSINT, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है उस जानकारी का इस्तेमाल करना जो पब्लिक डोमेन में लीगली मौजूद है। जैसे मान लीजिए किसी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो डाली, उसने अपना लोकेशन टैग नहीं किया, लेकिन एक OSINT एक्सपर्ट उस फोटो में पीछे दिखने वाले किसी दुकान के बोर्ड या किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट लाइट के डिजाइन या गाड़ी के रिफ्लेक्शन से उस जगह का पता लगा सकता है। ये हैकिंग नहीं है, ये दिमाग का इस्तेमाल है। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज होती है, मेटा डेटा। मेटा डेटा, ये डेटा का डेटा होता है। हाँ, मतलब अगर किसी ने एक ईमेल भेजी है तो एक डिटेक्टिव ईमेल के अंदर का कंटेंट नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन वो ये जरूर देख सकता है कि वो ईमेल किस आईपी एड्रेस से भेजी गई, किस वक्त भेजी गई और किस सर्वर के थ्रू आई। ये सब मेटा डेटा में आता है और इसका लीगल रिव्यू हो सकता है। इसके साथ ही सोशल इंजीनियरिंग डिटेक्शन भी आता है, जहां लोगों के डिजिटल बिहेवियर के पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है। और इन सब डिजिटल सबूतों के साथ एक बहुत ही बड़ा शब्द जुड़ा हुआ है, चेन ऑफ कस्टडी, जिसे समझना इस फील्ड के लिए ऑक्सीजन जैसा है। इसे एक रिले रेस की तरह समझना चाहिए। जैसे रिले रेस में एक खिलाड़ी दूसरे को बैटन पकड़ाता है, और अगर वो बैटन जमीन पर गिर जाए या किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए जो रेस का हिस्सा नहीं है, तो पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। एविडेंस के साथ भी यही होता है। जिस वक्त एक डिजिटल फाइल मिलती है, उस पर टाइम स्टैम्प लगाना पड़ता है, उसकी एक यूनिक हैश वैल्यू बनानी पड़ती है और एक लॉग मेंटेन करना पड़ता है कि ये फाइल किसने डाउनलोड की, किसके कंप्यूटर में गई और कोर्ट तक कैसे पहुंची। अगर इस रिले रेस में चेन टूट गई
तो सामने वाला लॉयर साबित कर देगा कि इस डेटा के साथ छेड़छाड़ हुई है। एमेच्योर के बीच की लकीर है। एक अनाड़ी डिटेक्टिव को लगता है कि उसने पेन ड्राइव में डेटा कॉपी कर लिया तो बस केस सॉल्व हो गया, जबकि एक प्रोफेशनल जानता है कि उस पेन ड्राइव को लीगली सिक्योर कैसे करना है, और इस प्रोफेशनलिज्म की गारंटी कौन देता है। यहाँ एंट्री होती है APDI की। हाँ, स्क्रिप्ट में इंडिया की एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स यानी APDI का जिक्र है। ये जानना जरूरी है कि APDI कोई जिम की मेंबरशिप या कंट्री क्लब नहीं है जहां आपने फीस भरी और आपको तुरंत कार्ड मिल गया। ये एक पूरी तरह से ट्रस्ट बेस्ड और हेविली गार्डेड नेटवर्क है। इस गिल्ड में शामिल होने के लिए प्रोसेस बहुत सख्त है। APDI डायरेक्ट किसी रैंडम इंसान को एंट्री नहीं देती। एक क्लीन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सबसे पहली शर्त है। उसके बाद एक स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट साइन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, किसी को तब तक मेंबरशिप नहीं मिलती जब तक कोई एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड एजेंसी उसकी सिफारिश ना करे। देव के सफर में भी देखा गया कि उसने सीधे अप्लाई नहीं किया। उसकी एजेंसी ने सालों तक उसके कंडक्ट को मॉनिटर किया, उसके लीगल बाउंड्री के अंदर रहने की क्षमता को परखा और तब जाकर अपनी गारंटी पर उसे आगे बढ़ाया। ये क्रेडिबिलिटी ओवरनाइट नहीं मिलती, और इस क्रेडिबिलिटी को कमाने की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। इस जॉब के फील्ड रिस्क सिर्फ कानूनी नहीं है, फिजिकल और इमोशनल भी हैं। हमने शुरू में शैडोइंग की बात की थी। फील्ड में कई बार खतरनाक इलाकों में ऐसे लोगों के आसपास वक्त बिताना पड़ता है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो। थ्रेट कॉल्स यानी जान से मारने की धमकियां आना इस जॉब प्रोफाइल का एक अनकहे हिस्सा है। इसीलिए स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि एक डिटेक्टिव के पास फिजिकल स्टैमिना और सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। लंबे सर्वेलेंस के दौरान बिना खाए पिए फोकस मेंटेन करना किसी मैराथन से कम नहीं है, और फिजिकल डेंजर से बड़ा खतरा इमोशनल और मेंटल ड्रेन का होता है। सोचिए, एक डिटेक्टिव एक मिसिंग चाइल्ड का केस हैंडल कर रहा है। उसे उन माँ बाप के साथ घंटों बैठना पड़ता है जो रो रहे हैं और टूटे हुए हैं। या फिर कॉर्पोरेट बिट्रेल के केसेस, जहां किसी के सालों के बिजनेस और भरोसे को किसी अपने ने ही धोखा दिया हो। ऐसी नेगेटिव और इंटेंस सिचुएशंस के बीच अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है। और इन फैक्ट से भटकना नहीं, ये बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग है। और इस सब के ऊपर शुरुआती 2-3 साल तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं होती। इनकम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। इस मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल स्ट्रगल को सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। लेकिन फिर हम सोशल मीडिया खोलते हैं और वहां एक अलग ही दुनिया चल रही है। हाँ, ये तो बहुत सच है। हर तीसरा इंसान अपना इंस्टाग्राम पेज बनाकर खुद को डिटेक्टिव क्लेम कर रहा है। उनके एड्स आते हैं कि हम किसी का भी व्हाट्सएप निकाल देंगे, हम किसी का भी बैंक डेटा हैक कर लेंगे, हम हिडन कैमरा लगाएंगे। उनका ना कोई लीगल बैकग्राउंड होता है, ना उन्हें APDI का पता होता है। और चेन ऑफ कस्टडी तो उनके लिए किसी एलियन भाषा का शब्द है। ये फेक डिटेक्टिव्स आजकल एक बहुत बड़ा डार्क रियलिटी बन चुके हैं इस प्रोफेशन का। ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिटेक्टिव्स दरअसल कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट से एक सस्ता सा स्पाई पेन या हिडन कैमरा खरीद लेने से वो जेम्स बॉन्ड बन गए हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अरेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। फोन टैप करना इल्लीगल है। बिना परमिशन बैंक डेटा एक्सेस करना बहुत बड़ा क्राइम है, और किसी की प्रॉपर्टी में घुसकर कैमरा लगाना ट्रेसपासिंग है। वो शॉर्ट टर्म पैसे के लालच में वो लाइंस क्रॉस कर जाते हैं जिनकी माफी कानून में नहीं है। और जब वो पकड़े जाते हैं तो अंजाम बहुत भयानक होता है। स्क्रिप्ट ने क्लियरली बताया है कि अगर कोई इन इल्लीगल हरकतों में पकड़ा जाता है तो उस पर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत कितने संगीन चार्जेस लग सकते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी धमकाने का चार्ज, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली का चार्ज, और प्राइवेसी वायलेशन का मुकदमा। और सिर्फ BNS ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धाराएं भी लगती हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट और आइडेंटिटी मिसयूज। अगर किसी का पर्सनल डेटा निकालकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या स्टॉकिंग की जा रही है तो ये पूरी तरह से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बन जाते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब है कि पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलेगी, सीधे जेल जाना पड़ेगा और कोर्ट से ही दरख्वास्त करनी पड़ेगी। जब एक आम आदमी इस दलदल में फंसता है तो उसका इल्यूजन टूट जाता है। कोर्ट में जज जब पूछता है कि तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन कहाँ है, तुम्हारी चेन ऑफ कस्टडी रिपोर्ट कहाँ है, और जब जवाब नहीं होता है तब वहां खड़ा वो इंसान इन्वेस्टिगेटर से सीधा अक्यूज बन जाता है। जिसे वो अपना केस समझ रहा था वो खुद एक केस बन चुका होता है। उसकी रेप्यूटेशन, उसका करियर और उसकी आज़ादी सब खत्म हो जाता है। इसलिए देव ने अपने करियर में प्रोफेशनल इंश्योरेंस
और एक लीगल एडवाइजर को अपने साथ रखना एक शौक नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टैक्टिक बना लिया था। क्योंकि क्लाइंट भी झूठ बोल सकता है और कोई सामने वाला फंसाने के लिए लीगल नोटिस भेज सकता है। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा का हम निचोड़ निकालें तो डिटेक्टिव देव की जिंदगी और उसके 15 साल के अनुभव एक बहुत ही सॉलिड रूल पर आकर टिकते हैं। उसका मानना था इल्लीगल तरीका शॉर्ट टर्म रिजल्ट देता है, लीगल तरीका लॉन्ग टर्म करियर देता है। ये एक लाइन इस पूरे प्रोफेशन का सबसे कड़वा सच और सबसे बड़ा मंत्र है। उसके ऑफिस की दीवार पर लिखी वो आखिरी लाइन सच में दिमाग में छप जाती है। सच ढूंढना आसान है, कानून के अंदर रहकर ढूंढना मुश्किल। ये आखिरी विचार पूरे स्क्रिप्ट की आत्मा है। इस इन डेप्थ चर्चा के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि डिटेक्टिव होना किसी सुपर हीरो की तरह ताकत मिल जाना नहीं है, जहां आप किसी के भी घर में घुस जाएं या किसी का भी फोन चेक कर लें। ये एक बेहद भारी जिम्मेदारी है। कानून की गहरी समझ, साइबर रूल्स का डिसिप्लिन और डॉक्यूमेंटेशन की पकड़ के बिना एक इंसान इस लाइन में सरवाइव नहीं कर सकता। ये सफर पैशन और रहस्य से शुरू जरूर होता है, लेकिन टिकता सिर्फ डिसिप्लिन और लॉजिक पर है। बिल्कुल सही बात है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल से जुड़ी हुई एक ऐसी कड़ी पर आते हैं जो आगे के वक्त के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। हमने बात की कि कैसे बीएसआई के तहत डिजिटल एविडेंस को बहुत संभाल कर कोर्ट तक ले जाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक्स की टेक्नोलॉजी हर दिन आगे बढ़ रही है, जहां किसी की भी आवाज या वीडियो को हूबहू नकल किया जा सकता है। तो वही मेरा सवाल है, क्या आने वाले 10 सालों में किसी भी डिजिटल एविडेंस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकेगा? जब कोर्ट खुद नहीं फैसला पाएगा कि स्क्रीन पर दिख रहा सच असली है या एआई जनरेटेड, तो क्या इन सब साइबर इंटेलिजेंस और डिजिटल फुटप्रिंट्स की अहमियत खत्म हो जाएगी, या फिर डिजिटल ट्रूथ को साबित करने के चक्रव्यूह से निकलने के लिए इन डिटेक्टिव्स को वापस अपने पुराने जमाने की फिजिकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ही सबसे ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा? ये ऐसी बात है जो सच में दिमाग घुमा देती है और आगे चलकर टेक्नोलॉजी और कानून की दुनिया में एक नया तूफान ला सकती है। इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प सफर के साथ।